तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, युवा तेज तर्रार नेता। उनके वक्तव्य आप सुनते ही होंगे, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है दादा, जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह सरायकेला हॉट सीट बनी थी और अब और हॉट होते जा रही है। यहाँ पे सियासी तूफान अब उफान पर है। गणेश महाली जी का नाम जिस तरह कल सामने आया औपचारिक तौर पर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं चल रही थी जनताओं के दिमाग पर कि यहाँ से जो है निर्दलीय वो लड़ेंगे और उनका समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन कल जो है ये घोषणा के बाद पूरी तरह से जो है इसका पर्दा उठ चुका है इसके ऊपर। गणेश महाली जी किस तरह प्रत्याशी यहाँ पे आपको लगते हैं और क्या कुछ आगामी यहाँ का समीकरण देखते हैं आप अपने नज़रिया से? देखिए, पहले तो मैं गणेश महाली जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ अपनी चुनाव के लिए। इस बार जो झारखंड में चुनाव हो रहा है, आप इसको उम्मीदवारों के नज़रिए से कम और पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो शायद ज़्यादा प्रासंगिक होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, वो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए इस कैंडिडेट को वोट दीजिए, तो कहीं ना कहीं उस तरह की परिस्थितियां हैं आज झारखंड में। और उसका प्रमुख कारण भी वही है कि एक मुख्यमंत्री को घेरने के लिए अगर इन्हें दर्जनों मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता पड़ रही है और प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये आम जनता को भी समझ में आ रहा है कि आखिर चुनौतियां किस ओर हैं। जहां तक सरायकेला सीट की आप बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ से कई दशकों की राजनीति उन्होंने की है, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। तो राज्य की जनता के मन में ये सवाल जरूर है कि जिन्हें कुछ महीनों पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था, आखिर कौन से ऐसी मजबूरियां हैं, कौन से ऐसे कारण हैं कि आज वो उसी परिवार के खिलाफ, उस पार्टी जिसने उन्हें पहचान दी, जिसे उन्होंने भी सींचा, तो ऐसा कौन सा कारण है कि आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाने की मजबूरी हुई है। मैंने खुद कुछ दिनों पहले जब मैं अपने घर में मैंने वापसी की, 4 महीने पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था। जब मैंने इस्तीफा दिया तो मैंने यही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से तो लगती है कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से संचालित होता है, परिवार कहते हैं, मोदी का परिवार कहते हैं, लेकिन दोहरे मापदंडों की सारी पराकाष्ठा इस परिवार में पार होती है। ये करे तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, भ्रष्टाचार पर ये बातें करते हैं और प्रधानमंत्री जी के मंच की शोभा मधु कोड़ा जी बढ़ाते हैं। जिस मधु कोड़ा को लेकर गृह मंत्री ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के आइकॉन के रूप में जिन पर बातें की, आज वो मधु कोड़ा, उनके पूरे परिवार, उनकी पत्नी सब भारतीय जनता पार्टी में हैं, पदों को सुशोभित कर रहे हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई दिक्कत नहीं। परिवारवाद पर ये बात करते हैं। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। उनमें से 3 सीटों पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू और एक पूर्व मुख्यमंत्री के पत्नी उम्मीदवार हैं। तो इससे बेहतरीन उदाहरण आपको कहाँ मिल सकता है परिवारवाद का। जिस लोकसभा टिकट को लेकर, जमशेदपुर के लोकसभा टिकट को लेकर मैंने अपनी बातों को स्पष्ट किया था, मतलब पूरी तरह से आप बीजेपी को ऐसा हाथी बता रहे हैं जिसका खाने का कुछ और दांत है और दिखाने के दांत ये सबके सामने, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो पब्लिक डोमेन में है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी बातें नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। और कोई भी व्यक्ति, कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, जितने दागी मंत्री इस राज्य सरकार में रहे हैं झारखंड में, जिन्हें जेल गए हैं, वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और विभिन्न पदों पर रहकर उन पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो दोहरा मापदंड इस तरह का क्यों है, मैं नहीं जानता हूं आदरणीय चंपई सोरेन जी क्यों भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, लेकिन मुझे लगता है सरायकेला की जनता की अदालत में जो फैसला होगा, तो निश्चित रूप से जिस राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं, विशेष तौर पर समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने के लिए जिस तरह के काम किए गए हैं, लगभग 35 लाख बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफी हुई है। मैया योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हर महीने उन्हें 1000 रुपए भेजे जाते हैं ताकि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। और अंतिम कैबिनेट की बैठक में उस राशि को भी बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है। इसके साथ साथ आप कृषि लोन को अगर देखें, 2 लाख रुपए तक की राशि के कृषि लोन की माफी की गई है। 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है स्वरोजगार के क्षेत्र में। अगर लोगों को गांव में, ग्रामीण इलाकों में अगर स्वरोजगार के अवसर तलाशने हैं तो उनके लिए संभावनाएं बनाई जा रही है। तो सीमित अवसरों को लेकर और कई तरह की चुनौतियां, आपने देखा एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 5 महीने जेल में रखा गया और जब हाईकोर्ट ने बेल का ऑर्डर दिया, उस बेल के ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है एजेंसी के पास कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप 5 महीने के लिए जेल के अंदर भेजें। तो ये तमाम बातें हैं। अब धीरे धीरे आप देखें, लोग बाहर भी आ रहे हैं, अदालत में जो फैसले आ रहे हैं उनके बेल के पिटीशन पर, वो उनके सब पक्ष में आ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जिन पर देश की जनता को भरोसा होता था कि भ्रष्टाचार के मामलों में वो निष्पक्ष होकर काम करेंगी, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक तोता बनकर रह गई है। तो इन सभी बातों को देखते हुए मुझे लगता है झारखंड की जनता एक झारखंडी भावना के साथ जो सरकार काम कर रही है उस सरकार के पास जाएगी और फिर से हेमंत सोरेन जी को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगी। जब मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं तो हम लगातार 1000 की बात करते हुए हम नजर आते हैं, लेकिन हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि जब 1000 रुपया ये जब राशि झारखंड सरकार से आती है तो लाखों करोड़ों की राशि जो है एक इकोनॉमी में इन्फ्यूज किया जा रहा है। जो इकोनॉमी जो है इस तरह जो योजना चलती रहेगी तो 4 सालों में तो एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ दिखेगा कि इतनी बड़ी पैसा जो है इकोनॉमी में आएगी, मार्केट में आएगी, लोग खर्चे भी करेंगे, पढ़ाई में भी खर्चे करेंगे, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमें नजर आता है, जैसे मेरे नजरिया है। क्या कुछ इसको लेकर सोचते हैं? देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि ये जो भी एक आप कह सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, चाहे वो मैया योजना हो, अन्य राज्यों में अन्य नामों के साथ इस तरह की योजनाएं चल रही है जिसमें महिलाओं को हर महीने एक राशि दी जाती है, तो ये सोच अच्छी है, मैं इस सोच के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन साथ ही साथ 2 बातों का ख्याल हर राज्य सरकार को रखना चाहिए कि जो बजट का आवंटन हो रहा है इन योजनाओं में, उसके चलते जो रेगुलर ऑनगोइंग जो योजनाएं हैं या पहले से जो चल रही योजनाएं हैं वो नकारात्मक तरीके से प्रभावित नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात है, हम जरूर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म विजन ये होना चाहिए कि हम रोजगार के अवसर इतने उत्पन्न करें कि ऐसे सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता आने वाले दिनों में ना हो। अन्यथा ये एक रेस सी लगती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, गोगो योजना, अब सरकार आई नहीं है, अभी से फॉर्म भरवा रहे हैं, उस फॉर्म में ना तो अकाउंट नंबर मांगा जा रहा, ना मोबाइल नंबर मांगा जा रहा, तो आखिर वो पैसा कहां से आएगा? तो बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी तो आएगा। तो मुझे लगता है इस योजना में कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन में